नमस्ते साथियों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर R.K. वर्मा। साथियों, 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव में 102 सीटों के लिए मतदान हुआ और मतदान का परसेंटेज इस बार एक अनुमान के अनुसार 5 से 7% कम रहा। हम तो बात कर रहे थे 400 प्लस सीट की और यहां पर मतदान परसेंटेज ही कम हो गया। और यह मतदान परसेंटेज बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान में मुख्यतया कम रहा। नागालैंड की कुछ सीटों में एक भी वोटर वोट देने नहीं गया। उत्तर प्रदेश में लगभग 4 से 5% कम हुआ और कहते हैं तमिलनाडु में परसेंटेज ज़्यादा रही। अभी ऑफिशियल डेटा उपलब्ध नहीं है तमिलनाडु के बारे में, लेकिन वहाँ कहते हैं कि थोड़ा सा परसेंटेज उतना ही या उससे थोड़ा ज़्यादा रहा है। तमिलनाडु में इस बार कुछ चेंज भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वहाँ के अन्नामलाई ने बहुत मेहनत करी है, तो हो सकता है कि उनकी मेहनत रंग लाई हो, लेकिन बाकी जगहों पर एक उदासीनता देखी गई। साथियों, आपको 2004 का चुनाव याद होगा। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्थिति अगर उतनी नहीं जितनी कि आज नरेंद्र मोदी की है, उतनी नहीं तो उससे थोड़ी बहुत कम रही होगी, और वो शाइनिंग इंडिया के नारे पर चुनाव जीतने जा रहे थे। बिल्कुल तय था। क्या हुआ? हुआ ये कि चुनाव जिन चरणों में होना था, लोग उदासीन हो गए कि अटल जी को तो आना ही आना है। तो जाने कितने बहुसंख्यक या हिंदू लोग वो अपना छुट्टियों पर चले गए, कोई घूमने चला गया, उन्होंने वोट डालने नहीं गए। उसका परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस एक थोड़ी सी ज़्यादा सीट पा करके उसने सरकार बना ली और 10 साल तक इस देश में पॉलिसी पैरालिसिस हुई। देश कमज़ोर कर दिया गया, असुरक्षित कर दिया गया, आतंकवादी हावी हो गए। न जाने कौन कौन से बिल और कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई। देश उन 10 सालों में इतना बर्बाद हो गया कि हमको 14 से 24 तक उन 10 सालों के गड्ढे भरने में समय लग गया। एक गलती के कारण आप निकले नहीं। आपने सोच लिया अटल जी जीत रहे हैं। आज 24 में जब ये कहा जा रहा है कि 370 भी हटा दी भैया, कश्मीर में, कश्मीर भारत में विलय कर दिया, राम मंदिर बना लिया, लाखों किलोमीटर सड़कें बना ली, गरीबों का उत्थान कर दिया, पूरे देश में एक सकारात्मक माहौल, एक सुरक्षित माहौल और राष्ट्रीय गौरव चरम शीर्ष पर। अब क्या हो गया? अब आपको लग रहा है मोदी जी को तो जीतना ही है, तो यार हमारे एक वोट से क्या होगा, हम जाके क्या करेंगे। और उसमें क्या हुआ कि फ्राइडे को पोलिंग है, 3 दिन की छुट्टी, कोई इधर कोई उधर कोई उधर। तो ये क्या है? और बची खुची कसर क्या हुई कि जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं या आपकी कोई भी इच्छा पूरी ना हो, इन दो स्थितियों में क्या होता है, फिर आपको अपनी जाति याद आने लगती है। जाति क्या याद आने लगती है कि फलानी जगह बीजेपी ने राजपूत को टिकट नहीं दिया, फलानी जगह इसको नहीं दिया, फलानी जगह उसको। आपको अपनी जातियां, आपकी जाति का आदमी आ जाएगा तो आपको क्या करेगा? आपके घर में कुछ भुना देगा क्या आपको? लेकिन ना, एक जबरदस्ती का एक मानसिक कि आपको यह नहीं देखना है कि भारतीयों और हिंदुओं के गौरव के लिए क्या क्या काम हो गए, देश कहां से कहां आ गया। आपको बस जाति सूझने लगती है। ये कुछ परसेंटेज लोग हैं, उनके लिए ये बात कह रहा हूं। दूसरी तरफ जो लो टर्न आउट हुआ है, उसके पीछे विपक्ष का भी कुछ हाथ है, विपक्षी वोटर्स का भी हाथ है। एक तो विपक्ष कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं कर पाया अपने वोटर्स में। कॉन्फिडेंस ये नहीं क्रिएट कर पाया कि वो खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो खुद ही चुनाव से भाग रहा है। तो जाहिर है कि वो कह रहा है जब ये भाग रहे हैं तो भैया हमारी क्या वैल्यू। उसके अंदर भी पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष में भी उत्साह नहीं है वोट डालने का। पक्ष में तो नहीं है, लेकिन विपक्ष में भी नहीं है। और सुनिए, उत्तर प्रदेश में क्या होता था कि बुरके की आड़ में फेक वोटिंग होती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अरे भाई साहब ये वोट डालने जा रहे हैं, इनका क्या हम उठा के देखें। इस बार योगी जी के सख्त निर्देश हैं
कि महिला पुलिस लगेगी और बगैर चेहरा दिखाए वोटिंग नहीं होगी। इससे प्रतिशत गिरी, मुस्लिम वोटर्स में भी गिरी थोड़ी। दूसरा, मुस्लिम वोटर्स ये देख रहे हैं कि नीतियों का हमको बहुत फायदा हो रहा है, हमें मुफ्त राशन मिल रहा है, हमें आयुष्मान योजना में मुफ्त हमारा इलाज हो रहा है, हमें मकान मिल रहे हैं प्रधानमंत्री योजना में, तो उनकी आक्रामकता या उनका विरोध कम हो गया है। वोट नहीं देंगे बीजेपी को, वो उनके ईमान और उनके धर्म और उनके मस्जिद के मौलाना उन सब के खिलाफ है, वोट नहीं मिलेगा। यदि कोई इस मुगालते में है कि मुसलमान बीजेपी को वोट दे देगा तो वो गलत है, लेकिन उनकी आक्रामकता अवश्य कम हो गई है उनकी बढ़ती सुविधाओं को देखते हुए, वो भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बहुत ज़्यादा उनको सुविधाएं, उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज़्यादा सुविधाएं मिल रही, तो उनकी आक्रामकता भी कम है, प्लस शक्ति हो गई। अब आप देखिए कि ओवैसी, हैदराबाद की बात बता दूं कि ओवैसी को जिताने के लिए फेक वोटिंग होती थी, डुप्लीकेट वोटिंग होती थी, जो मर चुके हैं उनकी वोटिंग होती थी। इस बार चुनाव आयोग ने पूरी रिवाइज करी और एक पोस्ट घूम रही थी, पता नहीं वो सत्य है कि नहीं, कि 4-5 लाख वोटर्स ऐसे मिले जो या तो डुप्लीकेट या डिसीज्ड, यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इस टाइप के थे। तो वो पूरी लिस्ट रिवाइज हुई है, जिसको लेकर के ओवैसी बहुत नाराज है और इस बार उनके चुनाव हारने की पूरी उम्मीद भी है। तो ये मल्टीफैक्टोरियल मामला चल रहा है कि विपक्ष भी हतोत्साहित, पक्ष भी हतोत्साहित। लेकिन पक्ष क्यों हतोत्साहित है? आप अगर हतोत्साहित हो जाएंगे तो क्या आप सोचते हैं कि 10 साल जो इतना बढ़िया काम हुआ, आगे 10 साल बढ़िया काम नहीं होना चाहिए क्या? तो आप क्यों वोट देने के लिए नहीं निकल रहे हैं, या क्यों नहीं बढ़ चढ़ के? आप सोशल मीडिया देख लीजिए, सोशल मीडिया पे भी मैं नहीं देख रहा हूं कि बड़ा उत्साह है। वो मान के बैठे हुए हैं कि वो तो हम तो जीत ही रहे हैं। ये चीज बहुत हानिकारक है, घातक है। आगे आने वाले जो 7 चरण हैं उनके लिए मैं आप सभी लोगों को आगाह कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं कि यदि आप सुप्तावस्था में रहे, आप घर में रहे, मौसम का सोचा, घूमने का सोचा, तो आप अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे होंगे। आप अपने देश और अपने समाज और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। निकलिए, लोगों को निकलवाइए। 2004 की पुनरावृत्ति मत होने दीजिए और 2024 में 400 सीटें अगर दिलाएंगे तभी आपका भला होगा, 350 में नहीं होगा। ये आप लिख लीजिए। नहीं कर पाएंगे काम, नहीं बिल पास करवा पाएंगे। तो इसलिए जो भी लोग ये सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। घर से निकलिए, अपने भविष्य का निर्माण कीजिए। जय हिंद, जय भारत।